पीसफुल एजुकेशनल एंड वर्क इन्वायरमेंट्स। तो मुझे थोड़ा सा ये करना होगा कि मैं देखती हूँ। तो मेरा इंट्रोडक्शन ये है कि मैं इस वक्त पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में एज एन स्पेशल एजुकेटर काम कर रही हूँ पिछले 10 साल से, और इसके अलावा कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस और इमिग्रेंट सपोर्टिंग एजेंसीज के लिए वॉलंटियरली और बहुत ज़्यादा काम कर चुकी हूँ अपनी कम्युनिटी में। तो मेरा बच्चों से, एजुकेशन से जो रिश्ता है वो बहुत पुराना भी और बहुत मजबूत भी है। तो तालीम और तालीमी इदारे, ये बात अगर मैं इसको अगर मैं आगाज़ करना चाहूँ तो मैं एक शेर से कर सकती हूँ कि उम्र गुजरी है इसी दश्त की सयाही में। मैं 5वीं क्लास में थी जब महल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। महल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। हमारा महल्ला एक लोअर क्लास की एक आबादी थी जिसमें अक्सर घरों में वालिदैन बिल्कुल पढ़े लिखे ना थे और लोग अपने बच्चों के लिए ट्यूशन के पैसे भी नहीं दे सकते थे। सब लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर? जी जी आ रही है जी बिल्कुल। ओके। मेरी अम्मी उर्दू लिख पढ़ लिया करती थी और मामूली हिसाब किताब भी जानती थी, तो लोग उनके पास अपने बच्चे फ्री में पढ़ने के लिए भेजा करते थे। मुझे घर के कामों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लिहाजा शायद सज़ा के तौर पे मुझे कुछ बच्चे, जिन्हें उस वक्त कूड़मगज़ या बदतमीज़ बच्चे कहा जाता था, अम्मी मुझे पढ़ाने के लिए दे दिया करती थी, जिनको पढ़ाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती थी। मगर मेरी सदा की चैलेंज एक्सेप्टेड नेचर को जिद चढ़ जाती थी कि बच्चों अब तो मैं तुम्हें सिखाकर छोड़ूंगी। मेरे बेतहाशा पीछे पड़ जाने और नित नए तरीक़ों से उन्हें सिखाने से वो स्कूल में पास भी हो जाते थे, और मुझे एक अजीब तरह का प्राइड महसूस होता था। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि इनमें से ज़्यादातर बच्चे स्पेशल नीड बच्चे हैं, क्योंकि मैं तो ये समझती थी कि स्पेशल नीड तो मेंटली रिटार्डेड लोग होते हैं। ये बच्चे तो बिल्कुल नॉर्मल हैं, सिर्फ शरारती हैं, आराम से बैठकर पढ़ नहीं सकते, तो चलो गिनती सिखाने के लिए इनके साथ पहलदूज खेल लेती हूँ, या फिर लफ्ज़ों की पहचान कराने के लिए उनसे रिलेटेड चीज़ों की तस्वीरें अखबारों में से काटने को देती हूँ और फिर इन तस्वीरों को लफ्ज़ों से मैच करवाती हूँ। उस वक्त नहीं पता था कि स्पेशल नीड किस चिड़िया का नाम है। बहरहाल कनाडा आए और यहाँ पे जॉब की जद्दोजहद में ये तो मालूम हो गया कि जो जर्नल एजुकेशन, अगर अपनी फील्ड में जाना है, एजुकेशन की फील्ड में जाना है, तो जो जर्नल एजुकेशन है उसमें तो बहुत मंदी का रुझान है, और जॉब मिलना वो भी एक नए इमिग्रेंट को बगैर कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस के नहीं मिलेगी, लिहाजा स्पेशल एजुकेशन का रुख किया। बिफोर मैंने अपना डिसीजन बनाने से पहले कि मुझे स्पेशल एजुकेशन में जाना है, की फील्ड में जाना है, मैंने कम्युनिटी में कुछ वॉलंटियर किया, और उस वॉलंटियर में मुझे अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि स्पेशल एजुकेशन क्या है और स्पेशल नीड बच्चों को किस तरह सपोर्ट किया जाता है, क्या किया जाता है। बहरहाल कनाडा में अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशल एजुकेशन स्टडीज़ के दौरान तो ज़िंदगी के ऐसे राज आया हो गए कि आज तक हर दिन एक नया आहा मोमेंट ज़रूर आता है। अच्छा ज़ारा, मैं यहाँ चाहूँगी कि आप मुझे थोड़ा सा, मैं एक स्लाइड शेयर करना चाहती हूँ, तो उसमें मेरी मदद करें। और तो मैं एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, मुझे स्क्रीन शेयर करने की इजाज़त दें। दे दी। ओके, कोशिश करो। हाँ ठीक है। तो जब मैं पहले दिन क्लास में गई अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़, और हमारा वही पाकिस्तान वाला माइंड सेट था कि हम क्या करने के लिए जा रहे हैं, और उसी तरह से
जब हम पहले दिन क्लास में गए और जो कोर्स कोऑर्डिनेटर थी डॉक्टर डायन कोलंबस, उन्होंने स्क्रीन पे मुझे हमें मतलब क्लास को एक तस्वीर दिखाई। आप देख सकते हैं ये तस्वीर? जी जी देख सकते हैं जी। तो इसमें ये बहुत बड़े बड़े सारे मशहूर लोग हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, डिफरेंट फील्ड में, डिफरेंट मैदान जिंदगी से आए हुए, और उन्होंने ये सब दिखाने के बाद पूछा, इसको जानते हो, इसको जानते हो, इसको जानते हो, ये कौन एक्टर है, ये कौन साइंटिस्ट है, ये कौन है, कौन एनवायरमेंटलिस्ट है। लोग बताते रहे कि ये है, जी हम सब जानते हैं। उन्होंने कहा इन सब में एक बात मुश्तरक है कि ये स्पेशल नीड है, इन सबको ऑटिज्म है। और मुझे बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था इस बात का कि कैसे स्पेशल नीड और सक्सेस कैसे, मतलब वो तो एक ब्रोकन पीस है, उनको कैसे आप इस तरह, नहीं ये सच नहीं हो सकता। बहरहाल उस पूरे स्टडीज के दौरान जो मेरी स्टडीज थी, मैंने क्या चीज गेन की, बहुत सारी चीजें गेन की, बहुत सारी नॉलेज गेन की, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज मैंने गेन की वो थी एम्पैथी। और अपने आप को पहचाना उस पढ़ाई के थ्रू कि जिंदगी असल में है क्या, उसके असल में मकसद क्या है। और बहुत सारी चीजें सीखी, लेकिन मेरा ख्याल है जो मेन उसका, जो मैं ये सोचा करती थी कि मुझे क्यों जरूरत है दोबारा से ट्रेनिंग की। मैं तो पाकिस्तान में 10 साल से पढ़ाती आई हूँ, मैं एडल्ट एजुकेशन में काम करती आई हूँ, मैं तो बड़ों को पढ़ा लेती थी, बच्चों को पढ़ाना, वो भी स्पेशल नीड के बच्चों को, ये कौन सा मुश्किल बात है। लेकिन उस कोर्स को करने के दौरान मुझे अंदाजा हुआ कि कितना जरूरी था मेरे माइंड सेट को चेंज करना, ये समझना कि मेरी एम्पैथी की क्या इम्पोर्टेंस है। बहरहाल आगे चलते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि जो एक और चीज मैंने सीखी जो मेरे लिए बहुत ही अगेन आहा मोमेंट रही, वो था एक थ्योरी के बारे में जानना। और वो थ्योरी थी कि हर सोसाइटी में या कैनेडियन सोसाइटी में कहना चाहिए कि एक मेडिकल मॉडल है डिसेबिलिटी का और एक सोशल मॉडल है डिसेबिलिटी का। तो जब हम बात कर रहे हैं स्पेशल नीड बच्चों के लिए क्रिएटिव और पीसफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करने का, तो हमें दोनों मॉडल्स के बारे में थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए। जो मेडिकल मॉडल है डिसेबिलिटी का या स्पेशल नीड का, वो कहता है कि जी ये ब्रोकन पीस हैं और इनको फिक्स होने की जरूरत है। जबकि जो सोशल मॉडल है वो कहता है कि ये कोई ब्रोकन पीस नहीं है, ये हमसे डिफरेंट हैं, और अगर इनको सहूलियात दे दी जाएंगी तो ये हमारे ही जैसे बिल्कुल इंसान है, ये हमारी तरह फंक्शनल हो जाएंगे, सोसाइटी में प्रोडक्टिव हो सकते हैं। और वो उसके लिए एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरह हमें मुख्तलिफ चीज़ें सपोर्ट करती हैं फंक्शनल होने में, फुली जो हमारी फुल पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल में लाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये चश्मा पहना हुआ है इस वक्त, अगर मैं ये चश्मा उतार दूं तो मुझे कंप्यूटर की स्क्रीन और आपके चेहरे साफ नजर नहीं आएंगे। लिहाजा ये चश्मा मेरे लिए एक डिवाइस है, एक असिस्टिव टेक्नोलॉजी है आपसे जुड़ने के लिए, साफ देखने के लिए। तो मैं जब ये चश्मा पहनती हूँ, मैं स्टिल, मेरे अंदर एबिलिटी नहीं है, स्टिल मैं बगैर चश्मे के नहीं देख सकती, लेकिन सिर्फ इस चश्मे की मदद से मैं दुनिया से जुड़ सकती हूँ, मैं फंक्शनल हो सकती हूँ, अपना काम कर सकती हूँ। तो जो सोशल मॉडल है सपोर्ट का, वो यही आपको बताता है कि अगर आप जो सहूलियात है, अगर कोई व्हील चेयर पे है और अगर बिल्डिंग में ऐसा रैंप नहीं बना हुआ या लिफ्ट नहीं है, तो अगर सिर्फ सीढ़ियां हैं तो वो स्पेशल नीड पर्सन को, डिसेबल पर्सन को दूर कर रही है उसकी मंजिल से। तो लिहाजा ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सहूलियात मुहैया की जाए। दूसरी जो चीज थी वो, अच्छा ये मैं थोड़ा सा कर लूं। अच्छा, दूसरी जो चीज थी वो थी
आईक्यू टेस्ट जो स्कूल में, ये एजुकेशनल इदारों में साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से जो आईक्यू टेस्ट आते हैं, बच्चों को मैथ और लैंग्वेज के टेस्ट दिए जाते हैं, और उनको एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होते हैं कि पहले से सेट होते हैं, वो स्पेसिफिकली किसी बच्चे के लिए नहीं बनाए जाते, वो तमाम बच्चों के लिए बनाए जाते हैं, और उसके मुताबिक हम सेट करते हैं कि भाई किसका आईक्यू क्या है। उस टेस्ट में जिस बच्चे का भी आईक्यू जो है 130 और अबव होगा, समझ लेंगे कि उसकी इंटेलिजेंस लेवल सुपीरियर है। 120 से 129 है, वेरी सुपीरियर, फिर अब हाई एवरेज, फिर एवरेज, लो एवरेज, बॉर्डर लाइन एंड एक्सट्रीमली लो। और अज्यूम कर लिया जाता है कि जो लिख पढ़ नहीं सकता या मैथ उस तरह से नहीं कर सकता कॉपी पेंसिल लेके, तो उसकी इंटेलिजेंस कम है। ये एक आम रुझान है दुनिया में, ये एक मॉडल चल रहा है, तालीमी इदारे इसी पे खड़े हैं। लेकिन हमें डिसेबिलिटी कोर्स में ये सिखाया गया, एक थ्योरी इंट्रोड्यूस कराई गई, और उस थ्योरी का नाम था मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं, हार्वर्ड, उनका नाम है हार्वर्ड गार्डनर। तो उन्होंने एक थ्योरी पेश की है स्कूल सिस्टम के लिए, स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस जानने की। उनका कहना यह है कि भाई ये जो टेस्ट है, जो स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, और इससे जो आप बच्चों की जहानत को जांचने की कोशिश कर रहे हैं, ये टेस्ट ही इटसेल्फ ठीक नहीं है। कि आप एक मछली को ये कह रहे हैं कि दरख्त पे चढ़ के दिखाओ तो जाने कि तुम्हारे अंदर सलाहियत है। मछली को जो काम वो कर सकती है, वो तैर सकती है, उसको वो काम दो, वो दिखा देगी आपको कितनी सलाहियत है उसमें। तो इस थ्योरी के मुताबिक उन्होंने बताया कि इंसानी जहन जो है उसके आठ तरह की इंटेलिजेंस होती है, और हर जहन के अंदर किसी एक किस्म की इंटेलिजेंस। कुछ लोग जो हैं वो लफ्ज अच्छे अदा कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लफ्ज लिख अच्छे सकते हैं, जो खालिद सुहेल साहब जैसे लोग मैं कहूंगी कि उनके अंदर ये इंटेलिजेंस है। कुछ लोग जो है वो विजुअल लर्नर्स, विजुअल उनके अंदर इंटेलिजेंस बहुत होती है, वो पेंटिंग कर सकते हैं, वो फोटोग्राफी कर सकते हैं, उनका इंटरेस्ट होता है। कुछ लोग जो है फिजिकली बहुत एक्टिव, बॉडी इंटेलिजेंस उनके अंदर होती है कि वो फिजिकली बहुत एक्टिव और बहुत फिजिकल लर्नर्स होते हैं वो, और वो फिजिकली उनकी जो इंटेलिजेंस है वो किसी विजुअल इंटेलिजेंट पर्सन से हाई होती है। इसी तरह कुछ लोग हैं जो लोगों में रह के, ग्रुप में रह के सीखते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं। कुछ लोग हैं जो अकेले में तन्हाई से में रह के, किताबें पढ़ के, कंप्यूटर से खुद अपनी जो है वो सेल्फ लर्निंग ज्यादा अच्छी कर लेते हैं। कुछ लोग जो है म्यूजिकल उनकी इंटेलिजेंस होती है, और वो म्यूजिक के थ्रू बहुत अच्छा सीखते हैं और म्यूजिक बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। कुछ लोग जो है वो नेचर से बहुत ही ज्यादा एडवांस होते हैं, नेचर के थ्रू जानने में दुनिया को के बारे में। और ये सारी इंटेलिजेंस, हर आदमी में एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है। तो जो पहला वाला जो एक कॉन्सेप्ट था कि जी ये टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, इसमें आपने, इस टेस्ट में अगर आपने ये यस 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 किया तो आपके इतने हाई स्कोर है, अगर आपने सही जवाब नहीं दिया तो उसको, उससे बिल्कुल बरक्स है ये कॉन्सेप्ट। और इस वक्त कैनेडियन स्कूल्स में हम जो है वो इस थ्योरी को फॉलो करते हैं कि हर बच्चा जो है वो डिफरेंट है, उसका इंटेलिजेंस लेवल उसकी इंटरेस्ट पे बेस कर रहा है कि उसकी अपनी इंटेलिजेंस क्या है। उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जब डिफरेंट इंटेलिजेंस है तो उसका मतलब है कि उनके लर्निंग स्टाइल भी डिफरेंट है। मैं अपने बारे में जानती हूँ कि मैं एक विजुअल लर्नर हूँ। मुझे तस्वीरें देख के और मैं बहुत अच्छे से तस्वीरें देख के कोई चीज समझ लेती हूँ, और इसी तरह मुझे दूसरों को बताने के लिए एक तस्वीर दिखा के अपनी बात एक्सप्लेन करना मेरे लिए आसान होती है। कुछ लोग म्यूजिकल होते हैं, कुछ लोग की लर्निंग स्टाइल फिजिकल होता है, कुछ का वर्बल होता है, कुछ का लॉजिकल होता है, कुछ का सोशल, डिफरेंट है। ठीक है, तो ये सारे इस तरह होते हैं। तो अब हम वापस आते हैं, और मैं पॉज इसको स्टॉप कर देती हूँ। कहाँ से करूँ? ठीक है, अच्छा मैंने कर दिया है ज़ारा सही? नहीं, मैं करती हूँ। तुम कर I can stop. Yeah. तो अपना ये चीजें थोड़ी सी मैंने कॉलेज में सीखी। मैं इसलिए ये बताना चाहती थी कि जो मैं आगे आपको बताना चाहती हूँ वो उसका ताल्लुक इन थ्योरी से बहुत ज्यादा है। तो अब ये तो हो गई सारी थ्योरीज, और आप जानते ही हैं कि थ्योरीज बहुत अच्छे से
इम्प्लीमेंट की जा सकती हैं आइडियल वर्ल्ड में, क्योंकि जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं ना वो आइडियल है ना वो परफेक्ट है, तो उसके लिए हमें रियल वर्ल्ड में आना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरी एक यही मेरी पसंदीदा प्रोफेसर कॉलेज में कहा करती थी सब कुछ पढ़ाने के बाद कि ये सारी चीजें हैं और जो मैं तुम्हें सब कुछ पढ़ा रही हूँ ये 20 से 30 साल बाद फील्ड में अप्लाई होगा, तो डोंट बी सो हार्ड ऑन योरसेल्फ। आप लोग ये मत सोचना कि पहले आपको काम ना करना पड़े और आपको एक आइडियल वर्ल्ड मिल जाए। अपना आइडियल वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो राइट नाउ मैंने बता दिया कि मैं स्पेशल एजुकेटर हूं और पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में पिछले 10 साल से स्पेशल नीड बच्चों को रेगुलर इंटीग्रेटेड क्लासरूम, जो कि रेगुलर बच्चों के साथ बिठा के उनको पढ़ाने की को यकीनी बनाती हूं उस कि वो साथ आम बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें। और क्योंकि आम बच्चे मैं उसकी बहुत बड़ी हिमायती हूँ, मैं बहुत बड़ा को सपोर्ट करती हूँ इंटीग्रेटेड क्लासरूम को, क्योंकि मेरा ख्याल ये है कि जो आम बच्चे होते हैं वो उनके साथ बैठ के जो स्पेशल नीड के बच्चे होते हैं वो दोनों एक दूसरे से बहुत सीखते हैं। स्पेशल नीड के बच्चे सीखते हैं कि आम बच्चों की तरह सोशल स्किल्स वो डेवलप करते हैं अपने अंदर, और जो आम बच्चे हैं वो ये सीखते हैं कि स्पेशल नीड बच्चों को अपने साथ मिला के अपने गेम में इंक्लूड करके कैसे खेलना है। क्योंकि आप अगर उनको सेपरेट करके पढ़ाएंगे तो दुनिया में जब वो बड़े होंगे, जब वो 18 साल के होके स्कूल सिस्टम से बाहर आएंगे, तो ना तो आपने उनके लिए सेपरेट ग्रोसरी स्टोर्स बनाए, ना सेपरेट बैंक्स बनाए, ना सेपरेट घर की कॉलोनी बनाई है, तो फिर आप उनको एजुकेशन क्यों सेपरेट दे रहे हैं? आपको उनको साथ रख के एक दूसरे से सीखने का मौका दें। स्पेशल नीड बच्चे आम बच्चों से सीखें और आम बच्चे सीखें कि स्पेशल नीड बच्चों को कैसे सपोर्ट करके अपने साथ लेके चलना है, तो सोसाइटी एक बिल्कुल बैलेंस सोसाइटी हो जाएगी। अच्छा, तो इस चीज को लेके मैं बहुत बड़ी इसकी हिमायत, इस सपोर्ट को हिमायत करती हूँ, सिस्टम को, इस मॉडल को, बहुत इंटीग्रेटेड क्लासरूम्स को बहुत सपोर्ट करती हूँ। तो जब थोड़ी रियल वर्ल्ड की बात हो रही है तो ये भी कर लेते हैं, जैसे कि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि हर झगड़े की तह में पैसा है, तो इस एजुकेशन उससे कैसे मुबर्रा है। वो भी एजुकेशन की फील्ड में भी हमें शॉर्टेज ऑफ फंड्स एंड रिसोर्सेज का सामना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में फंड्स और रिसोर्सेज और ट्रेनिंग की कमी है। इवन बराह रास्त आम बच्चों की इवन जो रेगुलर बच्चे हैं, जो आम बच्चे हैं, रिसोर्सेज इतने कम हैं, ट्रेनिंग्स के मौके इतने कम हैं कि वो आम बच्चों की जो भरपूर नशो नुमा है उसके लिए काफ़ी नहीं है। तो वो बच्चे जिनको ज़्यादा सहूलियात की ज़रूरत है या ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है, वो फिर उनके लिए कहाँ से मौके होंगे? ज़ाहिर है वो स्ट्रगल करते हैं उस सिस्टम में। एक तो जनरल एजुकेशन टीचर्स को स्पेशल बच्चों और उनकी डिसेबिलिटीज के बारे में बहुत कम मालूमात और ट्रेनिंग होती है। दूसरे, उनके पास एक क्लास में 20-30 बच्चे होते हैं, वो ऑलरेडी इतना ओवर स्ट्रेस्ड होते हैं टीचर्स के क्लास में। जब 2 से 3 स्पेशल नीड के बच्चे भी इंटीग्रेट होते हैं तो टीचर्स का स्ट्रेस लेवल बहुत बढ़ जाता है। एक तो आपको पास ट्रेनिंग नहीं है कि उनको कैसे पढ़ाएं, कैसे उनको क्लासरूम में रख के आप क्लासरूम में लेके अपने आम बच्चों के साथ चलें। और दूसरा ये कि ऑलरेडी जो रेगुलर बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में क्लास में मौजूद हैं, खासकर इन बच्चों पर जिनकी डिसेबिलिटीज इनविजिबल होती है, बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। क्योंकि हम लोग अभी तक इतने इंटेलेक्चुअली दुनिया इतनी हाई नहीं हुई है कि वो ये समझ सके कि जो फिजिकल डिसेबिलिटीज वाले लोग होते हैं उनको तो हम मार्जिन देते हैं, हम कहते हैं कि हर बेचारे का चल नहीं सकता, या जो भी उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी है उनसे हमें हमदर्दी होती है। लेकिन जिनकी डिसेबिलिटी इनविजिबल होती है, जैसे कि हायर फंक्शनिंग ऑटिज्म बच्चे, जिन्हें हायर फंक्शनिंग ऑटिज्म है या ADHD है या लर्निंग डिसेबिलिटी है, वो बच्चे बिल्कुल देखने में नॉर्मल बच्चे लगते हैं। नॉर्मल का लफ्ज मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रही हूँ। मैं उन्हें कहूंगी कि वो बच्चे देखने में बिल्कुल आम बच्चों की तरह नजर आते हैं, जिनका ब्रेन एक टिपिकल ब्रेन होता है। अच्छा, क्योंकि वो बच्चे बहुत ज्यादा
क्लासरूम में वो मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे, मुख्तसरन बताना चाहती हूँ कि वो कैसे क्लासरूम में स्ट्रगल करते हैं। इन बच्चों की सेंसरी इंटीग्रेशन नीड्स होती हैं। सेंसरी इंटीग्रेशन का मतलब यह है कि हमारी जो हिस्स है, जो भी मालूमात हमारे दिमाग तक पहुंचती है वो हमारी हिस्सों के जरिए ही तो पहुंचती है। हम सूंघ के, टेस्ट करके, आंखों से देख के, कानों से सुन के, टच से हमारा दिमाग रिसीव करता है। और एक ख़ास मकदार में, एक आम जो ब्रेन होता है, जैसे कि मेरा ब्रेन है, वो एक ख़ास मकदार में वो इंफॉर्मेशन लेता है। लेकिन स्पेशल नीड के बच्चे, जो एडीएचडी और ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनके साथ ये होता है कि उनकी वो जो वायरिंग है ब्रेन की वो डिफरेंट होती है, और उनको या तो वो सारे जो हिस्से हैं उनके ज़रिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा एकदम से रिसीव हो जाती है, या बहुत आहिस्ता रिसीव होती है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि उनका बिहेवियर चैलेंजिंग होता है क्लासरूम में। अगर मेरे एक स्टूडेंट की नीड ये है कि उसको अपनी बॉडी फील नहीं हो रही है इन्वायरमेंट में, उनके साथ ये होता है जैसे कि हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और जब वो डेंटिस्ट हमें हमारे फ्रीज करते हैं दांत, तो हमारी जबान बार बार जाती है महसूस करने के लिए, वो हिस्सा हमें फील नहीं हो रहा होता। तो बाज बच्चों की सेंसरी इंटीग्रेशन की वजह से उनको अपनी बॉडी महसूस नहीं हो रही होती है एनवायरनमेंट के अंदर, उस जगह पे जहां वो होते हैं। तो वो मूव करते हैं, ऑफ कोर्स हिलते झुलते हैं, या पेंसिल टैप करते हैं ऐसे ऐसे से करके, या कुछ भी करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे टीचर्स को ये लगता है कि भाई मेरी क्लास को डिस्टर्ब किया जा रहा है, मुझे पढ़ाने में प्रॉब्लम हो रही है, और वो उन्हें एज ए चैलेंजिंग बिहेवियर परसीव करती है। उन्हें परसीव करती है कि ये मुझे, उसको बहुत पर्सनल लेती हैं कि ये मेरे क्लास को डिस्टर्ब करने के लिए जानबूझ के ये बच्चा ऐसे हरकत कर रहा है, और इस माइंड सेट के साथ वो उस बच्चे से इंटरेक्ट करते हैं जनरल एजुकेशन क्लासरूम टीचर्स। अब वो बच्चे, उसके नतीजे में वो बच्चे बहुत ज्यादा प्रिंसिपल के ऑफिस में एंड अप करते हैं। उनको प्रिंसिपल के ऑफिस में भेज दिया जाता है कि जी इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं कर रहे, क्लास डिस्टर्ब कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बाज दफा बच्चे कुछ ऐसा, उनका सेंसरी इंटीग्रेशन या ये रद्द अमल जो टीचर का होता है, इमोशनली वो बच्चे बहुत जाहिर है समझदार तो हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, वो समझते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो और ज्यादा करते हैं, और कभी कभी मारपीट तक भी बात पहुंच जाती है, और फिर जाहिर है घर शिकायत जाती है। तो ऐसी सूरत हाल में ये सारा एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बच्चों के इर्द गिर्द जमा होता है। इस सिलसिले में यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूंगी कि मेरा एक स्टूडेंट था जो कि ग्रेड मेरा ख्याल है 2 या 3 में था, और वो उसको हाई फंक्शनिंग ऑटिज्म था। वो हाई फंक्शनिंग ऑटिस्टिक गिफ्टेड चाइल्ड था, यानी कि पढ़ने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी जहानत का जो लेवल था वो बहुत हाई था, मगर उसको साथ में ऑटिज्म भी था, जिसकी वजह से, ऑटिज्म की वजह से उसके सोशल स्किल्स, जो उसकी बच्चों के साथ जो इंटरेक्शन थी वो मुतासिर थी, उसका कम्युनिकेशन इस तरह से मुतासिर था कि बात को समझना का अंदाज या बात बताने का अंदाज कि वो क्या कहना चाह रहा है वो थोड़ा उससे मुतासिर था, और सबसे बड़ी उसकी सेंसरी नीड्स बहुत ज़्यादा थी। तो अच्छा, बहुत सारे मैं क्योंकि इंटीग्रेटेड सेटिंग में काम करती हूँ, लिहाजा मेरे ज़्यादातर स्टूडेंट्स बहुत हाई फंक्शनिंग होते हैं। अगर उनको वैसे देखा जाए क्लासरूम के बाहर मेरे बगैर तो कोई बता नहीं सकता कि इनको स्पेशल नीड है। तो मैं अपने आप को कहती हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि तुम इतनी काम और इतनी ऐसे कैसे रहती हो, तो मैं अक्सर अपना तारुफ इस तरह कराती हूँ कि मैं उनके लिए सर्विस डॉग हूँ। मेरा प्राइड यह है कि मैं उनके लिए सर्विस डॉग हूँ। मेरी मौजूदगी उनकी तालीम के अमल को यकीनी बना रही है, उसकी वजह से वो तालीम हासिल कर पा रहे हैं, तो मैं बहुत प्राइड लेती हूँ इस चीज़ के अंदर। अच्छा, मेरे जो स्टूडेंट जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ वो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट था, लेकिन उस कामली सिट एंड अटेंड वाला जो एक एक्शन होता है ना हमारा, उसके लिए उसको जरूरत थी कि वो अपनी बॉडी को मूव करे, उठे चले फिरे, जिससे कि थोड़ी आवाज होती थी, और पेंसिल टैप करता था। तो उससे टीचर जो है वो टीचर एक तरह से जैसे चिढ़ना हम कहते हैं उर्दू में, चिढ़ने सी जैसे उससे लगी थी कि मुस्तकिल मेरी क्लास को डिस्टर्ब कर रहा है।
और बार-बार उसको ऑफिस भेज दिया जाता था, जिससे ऑफ कोर्स उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती थी। उसके क्लास फेलोज़ देख-देख के मुस्कुराते थे उसको, जब वो उसको भेजा जा रहा होता था ऑफिस में, तो बच्चे उस वक़्त भी उनके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती थी। फिर प्लेग्राउंड में उसका मज़ाक बनाते थे, चिढ़ाते थे, और फिर सोशल स्किल्स भी लो थी उसकी। तो वो जो चीज़ें ना कि आम आम बच्चों को, आम लोगों को, उनको मिलती ही हैं वो चीज़ें, मतलब आपके सिस्टम में बिल्ट इन होती हैं कि अगर कोई मुझसे इस तरह बात कर रहा है तो मुझे इसका किस तरह जवाब देना है, या अगर हम कोई गेम खेल रहे हैं तो पहली टर्न उसकी होगी, दूसरी टर्न मेरी होगी। ये हमें हमारे नेचुरल प्रोसेस, ये ब्रेन हमारा इस तरह डेवलप होता है, लेकिन उनका ब्रेन इस तरह डेवलप नहीं होता। उसमें कुछ पेचीदियां होती हैं जिसकी वजह से उनको हमें स्कूल में ये चीजें सब सिखानी पड़ती हैं, सोशल स्किल्स। तो बहरहाल वो बच्चे जब उसे प्लेग्राउंड में चिढ़ाते थे तो वो उनकी कभी कभी मार पिटाई भी कर देता था, और इस जुर्म की पादाश में उसे घर भेज दिया जाता था। उसके वालिदैन एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखते थे और घर पे बच्चे की रखवाली करना और जॉब पर ना जाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लिहाजा उनका सारा गुस्सा भी बच्चे पर ही निकलता था। अच्छा, अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि पेरेंट टीचर रिलेशनशिप। अब ये पूरी सिचुएशन है, सिचुएशन में पेरेंट टीचर रिलेशनशिप किस तरह हो रहा है कि अब टीचर इस माइंडसेट के साथ के बच्चे के वालिदैन को अप्रोच कर इस माइंडसेट के साथ बच्चे के वालिदैन को अप्रोच करता है कि आपका बच्चा क्लास डिस्टर्ब करता है और स्कूल में मारपीट करता है, लुब्बे लुबाब के आप इसको घर पर सही से डिसिप्लिन नहीं करें, इसको फिक्स करें। वालिदैन फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि शायद हमें कहा जा रहा है कि हम अच्छे वालिदैन नहीं हैं, या हम इतने समझदार नहीं है, या हमारा बच्चा ठीक नहीं है, और टीचर और वालिदैन के दरमियान रिश्ते में एक तनाव आ जाता है। इस तनाव का बराह रास्त असर पड़ता है बच्चे पर, और कहानी में होती है मेरी एंट्री। सपोर्टिंग टीचर्स for programming, for supporting child to achieve his goals and supporting families. ये मेरा रोल है स्कूल सिस्टम में। तो यही हुआ कि मेरे उस स्टूडेंट के मामले में भी यही हुआ कि मैंने सबसे पहले माहौल का जायजा लिया कि चल क्या रहा है, टीचर को मदद की कि व्हाट एंड हाउ टू टीच दैट चाइल्ड। मैंने मटेरियल प्रिपेयर करके दिया, उसके करिकुलम को उसके लिए मॉडिफाई करके दिया, क्योंकि वो बोर भी हो रहा था, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट था, क्लास में भी बोर हो रहा था। सब बच्चे काम कर रहे हैं, वो अपना जल्दी से काम करके बैठ गया, अब क्या करे, तो आवाजें निकाल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो उसके करिकुलम को थोड़ा सा हाई किया उसके लिए, ब्रिंग सम क्रिएटिविटी एंड फन उसके, और स्पेशली फॉलोइंग स्टूडेंट्स इंटरेस्ट। मैंने उसके ऐसे प्रोग्रामिंग उसके लिए की कि उसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी थी, बहुत कुछ करने के लिए था और फन था वो, और उसके इंटरेस्ट को फॉलो करके हमने पूरी उसकी प्रोग्रामिंग स्पेसिफिकली उसके लिए की, और जिससे जाहिर है कि स्टूडेंट को सपोर्ट मिली। कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज हमने क्लासरूम में बना के दी जिससे कि उस बच्चे को अकोमोडेशंस मिली, उसको सपोर्ट मिली। जैसे कि मेरी अकोमोडेशन ये है कि मैं ये ग्लासेस इस वक्त पहने हुए हूँ कंप्यूटर को देखने के लिए, वही सारी अकोमोडेशन हमने उसे क्लासरूम में प्रोवाइड की। उसके लिए एक सेपरेट उसका वर्क एरिया बनाया क्लास में उसको, क्योंकि वो बैठ नहीं सकता एक जगह, तो लिहाजा उसकी सेंसरी नीड्स के लिए उसको रेगुलर ब्रेक्स अलाउ किए कि तुम हॉलवे में जाके जब 5-10 मिनट बाद जब तुमसे ना बैठा जाए तो एक छोटी सी वॉक लेके वापस आओ, पानी पियो, वॉशरूम जाओ, व्हाटएवर। अच्छा, उसको जब वो काम खत्म कर ले तो उसे अलाउ किया कि तुम पेंट करो, तुम ड्राइंग करो, तुम म्यूजिक सुनो, हेडफोन लगा के जो दिल चाहे तुम कर सकते हो, अपना काम कर लो, उसके बाद तुम दूसरों को डिस्टर्ब मत करो, ये करो। और चेयर की बजाय मैंने ये सजेस्ट किया कि हम उसके लिए एक योगा बॉल होती है ना बड़ी वाली, उस पे उसको बिठाएं ताकि वो मुस्तकिल मूव करता रहे और आवाज भी ना हो। तो वो उसके लिए उसके लिए फन भी हो गया और वो बहुत ज्यादा काम कर गया। इसके अलावा उसको लिखने में, वो लिखना नहीं चाहता था उसकी, क्योंकि फाइन मोटर स्किल्स इतनी अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए कंप्यूटर का इंतजाम किया गया कि भाई आप कंप्यूटर पे टाइप करें, बोल के अपना काम टाइप कर दें, रिकॉर्ड करा दें आंसर। तो ये सारी चीजें उसको प्रोवाइड हो गई सिस्टम में, तो बच्चा जो है वो चल पड़ा। उसको वो अपने परफॉर्म करने लगा जितनी भी उसके अंदर कैपेसिटी थी। अच्छा, दूसरी ये जब थोड़ा सा चीजें कंट्रोल में आई तो पेरेंटल सपोर्ट प्रोवाइड की गई, और पेरेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज थी, पहले मैंने कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश किया उसके पेरेंट्स के साथ, और एक रिलेशनशिप, वही सारी चीजें, वही सारी एम्पैथी जो हमें कॉलेज में पढ़ाई गई थी, मेरे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में उन्होंने करवाया था कि भाई आप स्पेशल नीड पेरेंट्स को किस तरह एम्पैथी प्रोवाइड करें, वो सब प्रोवाइड करी।
और उससे एक रिलेशनशिप बिल्ड करके, कम्युनिकेशन स्ट्रांग करके उनको बताया कि हम भाई आपके बच्चे के दुश्मन नहीं है, हम चाहते हैं कि वो करे, उसकी ये डिसेबिलिटी है, उसकी डिसेबिलिटी को हम स्कूल में ऐसे सपोर्ट कर रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आप घर में अगर ये स्ट्रेटेजीज अपनाएंगी तो आपके लिए, आप बच्चे के लिए और अच्छा होगा। अच्छा, इसके अलावा उनको कम्युनिटी से कनेक्ट किया, उनको रिसोर्सेज बताई, उनको ये बताया कि स्कूल सिस्टम में क्या क्या रिसोर्सेज मौजूद हैं उनके लिए और कम्युनिटी में क्या क्या मौजूद है। तो ये सारी चीज़ें उनको जो है वो प्रोवाइड की गई, जिससे पेरेंट और टीचर का जो रिलेशनशिप था उसमें बहुत बहुत अच्छा हुआ। अच्छा, अब आखिर में बस मैं ये थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि अब ग्रीन जोन फिलॉसफी यहाँ कहाँ आई। इस तमाम चीज में जो ग्रीन जोन फिलॉसफी थी, वो जैसे ही मैंने स्टेप इन किया क्लासरूम में उस बच्चे की सपोर्ट के लिए, ग्रीन जोन फिलॉसफी वहां एंटर हो गई मेरे साथ। टीचर से कम्युनिकेशन में मुझे ग्रीन जोन फिलॉसफी ने हेल्प किया। टीचर ऑलरेडी येलो जोन में थी और कुछ कुछ हद तक रेड जोन में, वेरी स्ट्रेस्ड आउट और वेरी टेकिंग हिज बच्चे का जो बिहेवियर था उसे बहुत ही पर्सनली ले रही थी। दूसरा, उसने तो उनको ठंडा किया, उनको बताया कि आप कैसे करें ये। फिर बच्चा भी येलो जोन में था और बच्चे के आउटबर्स्ट हो रहे थे, मेल्टडाउन्स हो रहे थे, उसको आहिस्ता आहिस्ता उसके इंटरेस्ट की चीजें ला के, ब्रेक्स प्रोवाइड करके और उसकी हॉबीज को उसके इंटीग्रेट किया प्रोग्राम में, जिससे ग्रीन जोन फिलॉसफी से उसको मदद मिली। फिर सबसे ज्यादा जो मैं समझती हूँ कि मैं ग्रीन जोन फिलॉसफी का इस्तेमाल करती हूँ, वो मैं करती हूँ माँ बाप के साथ रिलेशनशिप बनाने में। रिलेशनशिप बिल्डिंग में मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करता है ग्रीन जोन फिलॉसफी को समझना, उसकी जो स्ट्रैटेजीज हैं उनको अप्लाई करना। दूसरा, हमने जब बच्चा जो है वो थोड़ा स्टेबल स्टेट में आ गया तो उसको सिखाया है कि ग्रीन जोन फिलॉसफी क्या है, वो किस तरह अपनी हॉबीज को, अपने इंटरेस्ट को फॉलो करके ग्रीन जोन में रह सकता है, कैसे अपने इमोशंस को पहचान सकता है, ये सारी चीज़ें सिखाई। तो आज आपसे बात करने में मैं ये टॉपिक लेकर आई क्योंकि हमारे स्कूल सिस्टम में जो स्पेशल नीड स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं इस चीज़ को लेके कि अगर हम ना समझें अपने जज्बात को तो जिन्हें हम सपोर्ट कर रहे हैं उनको हम कैसे समझेंगे। इस सिलसिले में बात को आगे बढ़ाते हुए मैं खालिद सोहेल साहब से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि वो अपनी हमसे जो भी बात करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों के पास कोई क्वेश्चंस हैं मुझसे पूछने के लिए तो मैं 4 से 5 क्वेश्चंस लेके उस पर बात करना चाहूंगी। तो अगर आपके क्वेश्चंस हैं तो आप उसको या तो चैट पे लिख दें या आके डायरेक्ट यहाँ पे पूछ लें अपना कैमरा ऑन और माइक्रोफोन ऑन करके। किसी ने आपसे सवाल पूछा था कि जरा एम्पैथी के बारे में कुछ और बताएं। एम्पैथी के बारे में मुख्तसरन मैं आपको सिर्फ ये बता सकती हूँ कि हाउ डिड आई अंडरस्टैंड एम्पैथी। एम्पैथी का मतलब ये है, जैसे इंग्लिश में एक मुहावरा है, आई डोंट नो उर्दू में मैं कैसे ट्रांसलेट करके बताऊं, कि किसी का दूसरे के जूते में अपना पाँव डालना और महसूस करना कि हाउ दैट पर्सन मस्ट बी फीलिंग देयर। तो अगर कोई वनरेबल है, कोई डिसेबल है, कोई किसी का माशरे में मुकाम जो है कम है या डिस्क्रिमिनेट हो रहा है, तो आप उसकी जगह पे जाके आप रीच आउट करें, आप उसकी जगह पे जाके महसूस करें कि ये अगर आपके साथ हो रहा था तो आप कैसा महसूस करते, और फिर वहां पहुंच के आप सपोर्ट करें। एम्पैथी को मुख्तसरन मैं इस तरह बता सकती हूँ। सोहेल साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैंने एक नया लफ्ज सीखा I want to. पिछले दिनों एक I want to know something. जी, आपको भी मौका देंगे। आयशा साहिबा, कामरानी साहब का भी सवाल है। मैंने एक लफ्ज सीखा, सिंपैथी और एम्पैथी में फर्क। तो उन्होंने कहा कि सिंपैथी का तर्जुमा उन्होंने हमदर्दी किया और एम्पैथी का हम एहसासी, मैंने ये लफ्ज पहले नहीं सुना था, हम एहसासी। तो ये मेरे लिए एक नई वोकैबुलरी में इजाफा हुआ कि सिंपैथी और एम्पैथी में। तो जी कामरानी साहब, फिर आयशा साहबा। जी कामरानी साहब आप। जी थैंक यू। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? जी आ रही है।
ठीक, थैंक यू। बहुत अच्छी वैल्यूएबल प्रेजेंटेशन समर साहिबा। ये प्रेजेंटेशन आपकी ऐसी है जो कम से कम पाकिस्तान के स्कूल सिस्टम के जो वो है ना, क्या कहते हैं, दावेदार या जो बिग बॉसेस, उनको सबको कमरे में बंद करके ये घोल कर उनके जहनों में उंडेल दी जाए। रियली स्पीकिंग, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैं पिछले कोई 18-20 साल से इस इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव क्लासरूम के लिए अपने तौर पर, अपनी लेवल पर कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसको समझना पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, और जिस तरह से आपने कहा कि 20-25 स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पर तो 40, 50, 60, 70 स्टूडेंट होते हैं एक क्लासरूम में। फिर जब टीचर की एजुकेशन भी उस लेवल की ना हो, और वो जो सिंपैथी और एम्पैथी का जो कॉन्सेप्ट है उसको भी लोग समझने के लिए तैयार ना हो या समझकर इग्नोर करने की वो हो, तो वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। और मैं अपनी हार अब मान चुका हूँ कि इस कॉन्सेप्ट को मैं कभी शायद पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट होता हुआ इंक्लूसिव क्लासरूम को देखूंगा। एक तरफ ये एक बात हो गई। फिर मैंने इसको दूसरे तरीके से लोगों तक कम्युनिकेट करने का एक तरीका ढूंढा है कि मैं, आपको पता है कि पढ़ाता हूँ यूनिवर्सिटी लेवल पर, बैचलर लेवल पर स्टूडेंट्स को। वहाँ पर मैंने लर्निंग के चैप्टर में, लर्निंग पैटर्न्स के अंडर में ये हार्वर्ड गार्नर की थ्योरी को मैंने स्टूडेंट्स तक पहुंचाना शुरू किया है। आज भी मैं शाम को, दोपहर को क्लासरूम में यही थियरी डिस्कस करके स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि चलो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली कुछ जहनों में ये कॉन्सेप्ट अगर आ जाता है तो भी शायद अगले 10-15 साल में हम हो ना हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में तो कम से कम थोड़ा बहुत इनकलकेट होने लगेगा। शुक्रिया कामरानी साहब, मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ आपसे कि कतरा कतरा गिराते रहेंगे तो कहीं कभी ना कभी तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो जी आयशा अस्लम, आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नहीं था मेरा, मुझे एक बात ऐड करनी थी, एक कमेंट करना था जी कि आपकी प्रेजेंटेशन सबसे पहले तो बहुत एक्सीलेंट थी, और उसको सुनने के बाद जो मेरे जहन में एक बात आई है वो पाकिस्तानी सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से आई है। जैसे आपने बात की कि जो स्पेशल चिल्ड्रन होते हैं उनको भी साथ एजुकेशन देनी चाहिए, यानी इंटीग्रेटेड क्लासरूम का कॉन्सेप्ट। और साथ ही आपने ये बात की, एम्पैथी की, कि किसी के जूते में अपना पाँव डालना, यानी उसके ऊपर जो गुजर रही है उसको महसूस करना, जो डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ हो रही है। इसके हवाले से मैं जो पाकिस्तानी सोसाइटी में एक तबके के साथ डिस्क्रिमिनेशन देखती हूँ, उसमें मुझे बड़ा अफसोस होता है, वो है ट्रांसजेंडर्स। जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है उसको बिल्कुल आइसोलेट किया हुआ है, उनके लिए कोई स्कूल्स नहीं है। हमारी पूरी पाकिस्तान में दे आर ऑल गर्ल्स और बॉयज इंस्टीट्यूशन, या फिर जितने फॉर्म्स होते हैं हमें मिलते हैं कोई एजुकेशन के लिए, हम जब अप्लाई करते हैं किसी यूनिवर्सिटी में, उसके फॉर्म पे भी पाकिस्तान में मेल या फीमेल सिर्फ दो जेंडर के ऑप्शंस होते हैं। हमने ट्रांसजेंडर्स को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया है। इवन उनके अपने पेरेंट्स उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। उनके लिए भी तो इंटीग्रेटेड माहौल बनाना चाहिए ना, उनको भी हमें साथ एजुकेशन देनी चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही कह रही हैं पाकिस्तान में आयशा। मैं एग्री करती हूँ आपसे कि हमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी पाकिस्तान में या दुनिया भर में जो भी कम्युनिटीज हैं, जो भी डाइवर्सिटीज हैं, उन सबको सपोर्ट करना चाहिए। और सबके लिए इससे पहला कदम यही है कि हम उनको इंटीग्रेट करें। तो कमेंट्स के लिए ज़ारा कह रही हैं, और मेरा भी ख्याल है कि जो कमेंट्स हैं वो हम एंड के लिए बचा के रखते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड, दैट हाउ टू क्रिएट पीसफुल एनवायरनमेंट फॉर स्पेशल नीड students or regular students, so please send your question. Otherwise मुझे लग रहा है कि अभी ज्यादातर कमेंट्स ही मुझे नजर आ रहे हैं, तो हम क्वेश्चन करना वापस। चाहती हूँ प्लीज सिद्रा। जी सिद्रा बताइए। मैंने ये क्वेश्चन करना है कि अगर जैसे मतलब बच्चा अगर जैसे
एक बीमारी के साथ स्कूल जा रहा है और वो अपने आप को नॉर्मल लाइफ की तरफ लेके आ रहा है, बट उसके एनवायरनमेंट में सब चीजें जो हैं वो बाकी बच्चों को देखता है कि बाकी बच्चे सब कुछ कर रहे हैं, बट ही हैज हिज रिस्ट्रिक्टेड मोड। तो वो सम टाइम जो है वो मतलब फ्रस्ट्रेट, बिकॉज इट्स अ न्यू फेज, ही इज जस्ट डायग्नोज्ड, तो सम टाइम्स वो बहुत फ्रस्ट्रेट फील करता है। तो ऐसे सूरत हाल में उसको कैसे लाइक वो किया जाए, उसको मतलब उसको एहसास दिलाया जाए कि दैट इट्स लाइक बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फॉरएवर विद हिम। तो इस समटाइम्स मुश्किल हो जाता है बच्चे को समझाना। a child with physical condition और mental condition, फिजिकल कंडीशन, लेकिन उसके फिजिकल कंडीशन भी हो या अगर वो मेंटल कंडीशन भी है या कोई, दोनों सूरतों में बहरहाल उसकी जिंदगी में एक चैलेंज है, राइट, और वो परमानेंट चैलेंज है। तो उसके लिए स्कूल्स में काउंसलर्स होते हैं जो बच्चे के साथ काम करते हैं, वो दिन का कुछ हिस्सा वक्त गुजारते हैं, एक पीरियड या हाफ एन आवर, और बच्चे के साथ मिलके खेल खेल में वो उसको तैयार करते हैं, उसको एक्सेप्ट कराते हैं, उसकी जो भी डिसेबिलिटी रही है या जो भी चैलेंज रहा है उसको एक्सेप्ट कराने में। उसके साथ वालिदैन के लिए रिसोर्सेज आप स्कूल से कह सकते हैं, कम्युनिटी में जाके लाइब्रेरी में मालूम कर सकते हैं कि हम अपने बच्चे को कैसे तैयार करें, और उससे आप गाइडेंस ले सकते हैं दोनों तरीके से। ठीक है सिद्रा? और अगर आपको इस सिलसिले में मजीद कोई गाइडेंस चाहिए तो मुझे आपके पास मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझसे ईमेल करके पूछ लीजिए, तो मैं आपको और चीजें बता दूंगी कि मेंटली आप अपने बच्चे को कैसे प्रिपेयर करते हैं। बहरहाल अगर उसको वो फिजिकल चैलेंज पहले नहीं था और अभी रिसेंटली हुआ है, तो ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, और उस जैसे कि हम इवन एडल्ट्स की जिंदगी में भी जो ट्रांजिशनल पीरियड होते हैं वो हार्डेस्ट होते हैं, जो एक्सेप्टेंस से पहले। वालिदैन के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि जितनी जल्दी आप अपने बच्चे की डिसेबिलिटी या चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेंगे, उतनी जल्दी आपका बच्चा उसे एक्सेप्ट कर लेगा, और उतनी जल्दी आपका रिलेशनशिप बच्चे का अपनी जात से रिलेशनशिप अच्छा और मुतमईन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। समन, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, जी सर, अगर आपके पास टाइम हो। जी आप मुझे भी सारा के क्वेश्चन के बाद मैं सोहेल साहब से गुजारिश करूंगी कि वो हमें अपनी प्रेजेंटेशन दे दे। जी सर। जैसे सिद्रा ने बात की कि फिजिकल कोई हो या मेंटल हो, इस तरह से जैसे बच्चों में एक नॉर्मल चेंजेस आती हैं, जैसे वो प्यूबर्टी की तरफ जाते हैं, हार्मोनल चेंजेस होती हैं, उसमें जो बच्चों के जो मूड स्विंग्स होते हैं, और समटाइम्स ये होता है कि वही बच्चे जो होमवर्क कर रहे होते हैं और बहुत अच्छे होते हैं, वो सडनली करना बंद कर देते हैं। तो इस तरह में जो मतलब जिनको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल बॉडी चेंजेस हैं जो हो रही हैं, तो उस सूरत में पेरेंट्स को और टीचर्स को किस तरह से उन चेंजेस को डील करना चाहिए, क्योंकि वो जो हार्मोन होते हैं सिर्फ उनका बॉडी पे इफेक्ट नहीं हो रहा होता, मेंटली भी इफेक्ट हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। और वही अगेन इसका भी वही है कि स्कूल में काउंसलर्स होते हैं जो बच्चों के साथ स्पेसिफिकली काम करते हैं अगर बहुत ज्यादा इशू हो रहे हैं, और टीचर्स अवेयर होते हैं, हाई स्कूल टीचर्स अवेयर होते हैं इस बात से, या मिडिल स्कूल टीचर्स अवेयर होते हैं कि बच्चे की बॉडी और जो मेंटल ग्रोथ है वो स्टेज से गुजर रही है, तो उसमें ये चेंजेस तो आएंगे। पेरेंट्स के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि एक छोटी सी बात कहूंगी कि आप ये समझें कि टीनेजर बच्चे को जब उसमें ये प्यूबर्टी हो रही होती है, तो उसकी बॉडी का कौन सा पार्ट रात में बढ़ गया, सुबह उठ के उसे नहीं पता होता। सो जो उसका जो एक्शन है उसको इस तरह परसीव करें कि वो रात में सोया था, उसका बाजू इतना लंबा था, वो थोड़ा सा और बड़ा हो गया। So it's funny, but think about it. तो उनकी जिंदगी में जो एक रोलर कोस्टर है, आप उसको समझे, उसको एम्पैथी के साथ डील करें, उसको एम्पैथी के साथ समझें, उनको सपोर्ट करें कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी। अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। हम एज ए पेरेंट अपने एक्सपीरियंस, एज ए टीचर अपने एक्सपीरियंसेस नहीं शेयर करते कि दिस हैज हैपेंड टू मी टू। तो मेरा ख्याल है वो, और फिर अपने आप को एजुकेट करें, ऑफ कोर्स कम्युनिटी से ले मवाद और स्कूल से ले। जी सोहेल साहब, थैंक यू सारा। सोहेल साहब आप